हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर अभी हम लोग शिक्षण अभियोग्यता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। ओके, आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का। बाल विकास एक प्रणाली है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ सिस्टम। क्या है? धीमी तेज गति की, सतत क्रमिक लगातार चलती हुई, समान रूप से लगातार चलते हुए विकास की और प्रायिक विकास की। तो बाल विकास जो है ना, ये सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस और क्रमिक लगातार चलती हुई। क्रमिक मतलब क्या? सिक्वेंशियल मैनर में ये क्या होती है? कंटिन्यू ये चलती रहती है, मूव करती रहती है। तो बाल विकास जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, ये जो बाल विकास है ना, ये 18-19 तक जाकर के रुक जाती है, बाल विकास की अगर बात कर रहा है तो। और अगर मानव विकास की बात करें तो ये जीवन पर्यंत चलती है। अगर इस तरह से डिस्टिंगाइज करने के लिए आएगा तब आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। वैसे विकास जो डेवलपमेंट है ये जीवन पर्यंत चलती है। कब कैसे चलती है? ये वोम टू टॉम चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भ से लेकर के कब्र तक चलने वाली ये प्रक्रिया है। कौन? तो डेवलपमेंट। ओके। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्लास भी मैं कराई हूँ, तो वहाँ से आप देखिएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अग्रलिखित में से कौन से तथ्य अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से संबंधित हैं? विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठा है और उपरोक्त सभी। यानी कि विश्वसनीयता कहने का अर्थ क्या है? यहाँ रिलायबिलिटी, और है वैलिडिटी, और जो एमसीक्यू वाला होता है ऑब्जेक्टिविटी, उपरोक्त सभी। वैसे तो आंसर यहाँ पर मुझे जहाँ तक लग रहा है ज़्यादा ऑप्शन सी राइट होगा, लेकिन आंसर की में ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग सर्च कीजिएगा, देखिएगा कि आंसर क्या होगा। क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिविटी वाला जो एग्ज़ाम होगा तो इसमें सब, अगर आपका 50 में से 45 सही है तो 45 ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर यहाँ पर थ्योरेटिकली अगर होगा एग्ज़ाम तो उसमें मार्क्स इधर उधर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ऑप्शन सी। लेकिन विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठा और उपरोक्त डी आंसर की में दिया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। भारत में इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू का पूरा नाम जान लेते हैं। आई से क्या होगा? इंदिरा, जी से गांधी, इंदिरा गांधी, एन से नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो ये 1985 में किया गया था, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से किसके लिए? यहाँ पर रिक्वायर है एक्शन रिसर्च की, सिद्धांततः परीक्षण की, शोध प्रबंध लिखने की, सिद्धांत विकसित करने की, या फिर कक्षा की समस्या का समाधान करने की। तो ये जो नेसेसरी है या फिर रिक्वायर्ड है, हम कह सकते हैं क्लासरूम में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय होना चाहिए। एक टीचर है वो पढ़ा रहा है तो वो कैसा होना चाहिए? मान लो कि आप ही एक टीचर हैं तो आपके द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है सब्जेक्ट है वो कैसा होगा, किस तरह होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? तो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार, शिक्षक के ज्ञान के अनुसार, शिक्षक की रुचि के अनुसार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप क्लासरूम में हैं, क्लासरूम में नहीं भी हैं, कोई स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं तो उनके मेंटल लेवल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हर और हीज मेंटल लेवल, उसको देखते हुए आप पढ़ाएंगे। ऐसा ना हो कि क्लास 5 का बच्चा है और आप 10th लेवल वाले यहाँ पर जो भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ा रहे हैं 10th लेवल वाले, तो आपको ऐसे नहीं करना है। 5 और यहाँ पर आपको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना भी ज़रूरी है ताकि आप बच्चे की मेंटल स्थिति को समझ पाएँ, मेंटल जो भी उनकी मानसिक जो स्थिति है उसको समझ पाएँ, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम्पल देते हुए बच्चों को समझाएंगे। तो ये ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। बालक के विकास एवं वर्धन में निम्नलिखित में से कौन सा किसका महत्व है? देखो एग्ज़ाम में जो है ना बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहेगा, तो आपको अगर हिंदी वाला समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश वाला आप एक बार ज़रूर देखेंगे।
तो विकास और वर्धन बोल रहा है, विकास मतलब डेवलपमेंट और वर्धन यहाँ पर ग्रोथ को बोल रहा है, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान देंगे। तो जो बच्चा है, एक चाइल्ड है, उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? क्या ओनली हेरिडिटी का, एनवायरनमेंट का, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं? बच्चा अगर विकास कर रहा है, बच्चे के विकास में या फिर ग्रोथ में, ये दोनों का ही, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का यहाँ पर महत्व बहुत ज़्यादा है। देखो, जिस तरह से हमें जल यानी कि वाटर और किसकी, एयर की आवश्यकता है, यानी कि इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, उसी प्रकार बालक का अगर विकास हो रहा है तो इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। एक वुडवर्थ करके हैं, वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है ना, ये कैसा होता है, हेरिडिटी इनटू यहाँ पर एनवायरनमेंट हो जाएगा, इसका गुणनफल होता है क्या, तो ये डेवलपमेंट। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, बालक विकास में या फिर ग्रोथ में दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि का प्रकार है? अच्छा, और यहाँ पर बोला जाएगा कि इन दोनों में से, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कौन सा करता है बालक विकास में? तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट करता है, ये आप याद रखेंगे। जिस तरह से देवकी माता को आप जानते ही होंगे, देवकी और यशोदा का जो वहाँ पर कृष्ण भगवान जी को पालने का काम होता है, देवकी माता जो है ये बस उनको जन्म देती है, लेकिन पालने का काम कौन करता है, कौन करती है, तो यशोदा माता करती है। जस्ट उसी तरह से हेरिडिटी जो है उससे ज़्यादा यहाँ पर इन्वायरमेंट काम करेगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है आगे, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि का प्रकार है? सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, या फिर उपरोक्त सभी? 37 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अमूर्त यहाँ पर समझने वाली बात है कि अमूर्त है क्या, वैसी चीज़ें जिसको हम बस क्या करेंगे, फील कर पाएंगे, उसको हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को हम अमूर्त बोलते हैं। और मूर्त जो वैसी चीज़ें हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम मूर्त कहते हैं, यानी कि कंक्रीट। यहाँ पर इंटेलिजेंस, बुद्धि को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, तीनों ही प्रकार है। बुद्धि किस प्रकार की क्षमता है? तो ये बुद्धि, इंटेलिजेंस जो है ये किस तरह की कैपेसिटी है, क्षमता है? तो ये मानसिक है, शारीरिक नहीं, उपयुक्त दोनों भी नहीं, तो ये मानसिक है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता का अध्ययन सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रारंभ किया था? व्यक्तिक विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, ये क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अलग होता है हर किसी से। अगर यहाँ पर जुड़वा बच्चे, ट्विंस बेबी भी होंगे, तो उनमें भी भले वो दिखने में सेम हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो मेंटलिटी है या फिर उनकी जो इंटरेस्टेड है किसी चीज़ के प्रति, जो एटीट्यूड है, वो किसी न किसी चीज़ में अलग रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर वो नहीं बोला है, व्यक्तिक विभिन्नता की बात आई थी तो मैं बता दी, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, इसका स्टडी सबसे पहले किसने किया था? तो ये गाल्टन नामक व्यक्ति ने किया था। आगे बढ़ते हैं। सीखने की खेल विधि किस अवस्था में उपयोगी है? इनमें से कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा खेल के द्वारा सीखा जाता है? शेषावस्था यानी कि इन्फेंसी, युवावस्था, अडल्टहुड, परिपक्वस्थता है, और यहाँ बाल्यावस्था। तो ये बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा जो है खेल के थ्रू बच्चे सीखते हैं, खेल खेल से सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर होता है, जो मेंटल हेल्थ है एक चाइल्ड का, वो निर्भर करता है, यानी कि कहाँ पर निर्भर करता है? विद्यालय में, परिवार में, समुदाय में? देखो, परिवार में तो सबसे पहले परिवार वाला ही इफ़ेक्ट करेगा उसको, उसके बाद वो विद्यालय जाएगा, समुदाय जाएगा। तो ये तीनों ही जो है उनकी मेंटल हेल्थ पर जो है उस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखो, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे और बाद में रिवीजन भी करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट है, यदि अध्यापन के दौरान पढ़ने के ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है, अध्यापन के दौरान कक्षा में कुछ गड़बड़ी होती है तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? टीचर पढ़ा रहा है और मान लो कुछ गलती हो गई टीचर से, तो उस टाइम में एट दैट मोमेंट टीचर को क्या करना चाहिए?
तो यहाँ पर उनको थोड़ा सा रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव वालों को एलिमिनेट करना और एलिमिनेशन मेथड को ज़रूर से अप्लाई करना ताकि आप सही आंसर तक पहुंच सके। शिक्षण कार्य कक्षा की पूरी होने तक जारी रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। विद्यार्थियों की पहचान करना, उन्हें दंडित करना, बिल्कुल दंडित नहीं करेंगे। जहाँ पर दंड का बात आएगा वो तो ऑटोमेटिक गलत होगा ही, यहाँ पर उपरोक्त सभी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया शामिल है। शिक्षण प्रक्रिया में क्या शामिल है? शिक्षण एवं मूल्यांकन, जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या इंक्लूड हैं? तो यहाँ पर टीचिंग एंड इवैल्यूएशन बोल रहा है। अपने विद्यार्थियों को जानना, बिल्कुल जानना ज़रूरी है। और विद्यार्थियों को दिशा देना, यानी कि गिविंग डायरेक्शन टू स्टूडेंट्स और नोइंग स्टूडेंट्स। और यहाँ पर क्या है? टीचिंग एंड इवैल्यूएशन। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। शिक्षण जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और उसको सही दिशा भी प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है? यानी कि जो एनवायरनमेंट है ये क्या करता है? इफेक्ट करता है। इनमें से किस पे? शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर, व्यक्तित्व विकास पर, उपरोक्त सभी। तो वातावरण इन तीनों पर ही क्या करता है? वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मानसिक, मेंटल हेल्थ। आपको अगर कोई स्लम एरिया में भेज दिया जाएगा तो वहाँ भी आप सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही होगा, फिजिकल भी हो जाएगा और व्यक्तित्व भी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी। नेक्स्ट है, बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया की नींव किस अवस्था में पड़ती है? सोशलाइजेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ पर बोला है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है, इसकी नींव किस अवस्था में पड़ती है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष है, तो 6 वर्ष में ये इसकी नींव पड़ती है। क्रिएटिविटी शब्द के समानांतर क्या है? क्रिएटिविटी रचनात्मक है, मौलिकता है और सृजनात्मकता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्रिएटिविटी के जो समानांतर हैं ये क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता है, और यहाँ पर ओरिजिनलिटी भी होगा और कंस्ट्रक्टिविटी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और देखो हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि भारी भरकम यहाँ पर शब्द यूज़ किए जाते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश की ओर भी झांकना आप लोग, ताकि आपको हेल्प हो सके। नेक्स्ट है, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? लर्निंग बाय डूइंग, इस पर ही फोकस करना है। अभी के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बच्चों को करके सिखाना है। खुद जब तक नहीं करेंगे तब तक वो सही से उस काम को नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको सेल्फ उनका क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? ये तीनों ही स्टेजेस में बच्चे के लिए जो है करके सीखना उपयुक्त है। और जैसे कि एक छोटा बच्चा है, मान लो, ठीक है, ये यहाँ पर कैंडल जल रहा है, वो बार बार जाना चाह रहा है, आप उसको रोक रहे हैं, फिर भी वो जाना चाह रहा है, तो एक बार उसको जाके छू के मतलब वो खुद से छू के देखेगा, खुद से एक्सपीरियंस करेगा, तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो करके सीखा, उसको पता लग गया कि मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मुझे इस तरह का यहाँ पर क्या हो जाएगा? गर्म महसूस होगा, जो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह से कोई भी स्टेजेस हो, वो शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, करके सीखने पर फोकस किया जाता है और करके सीखना ही उपयुक्त है सबके लिए। बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? क्या बोला है यहाँ पर कि जो बालकों के प्रयास की इच्छा को जीवित रखना है, ये स्टेटमेंट दिया है जेम्स ने, और ये तो आपको याद करना ही होगा। याद कैसे होगा? बार बार आप रिवीजन करेंगे तभी होगा। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? अधिगम मतलब क्या है? लर्निंग। हम जो कुछ भी सीखते हैं, किसी से भी हम आस पड़ोस में मिलते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, दैट इज अधिगम। तो ये क्या है? उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? तो स्किनर साहब ने कहा है। नेक्स्ट है, अधिगम का प्रमुख आधार क्या है? यानी कि मेन बेसिस ऑफ लर्निंग अनुभव है, आत्मविश्वास है, परिपक्वता है या फिर विश्राम है? अधिगम को जान लेते हैं। अधिगम यानी कि लर्निंग है क्या? लर्निंग देखो ये ना जीवन पर्यंत चलती है। जब से आप जन्म लेते हैं, जैसे आप पृथ्वी में आते हैं, उस टाइम से आपका ये प्रोसेस शुरू होता है और मरने तक ये चलता रहता है।
कैसे हम कभी भी कहीं भी मिलते हैं, आस पड़ोस में, घर में, स्कूल में, कहीं भी किसी से भी मिलते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसे ही अधिगम कहते हैं। और इसका जो प्रमुख आधार है, बोला है मेन बेसिस क्या होगा, अनुभव। हम अनुभव करेंगे तो बहुत अच्छे से उस चीज़ को सीखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या, इस यहाँ पर आंसर की में क्या दिया हुआ है कि ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन फर्स्ट राइट होना चाहिए। यदि आपके कुछ विद्यार्थी विद्यालय में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या उसकी शिकायत प्रधानाचार्य के पास करेंगे, अभिभावक को मिलने के लिए बुलाएंगे, या फिर अन्य अध्यापकों को इन विद्यार्थियों के विरुद्ध बुलाना है? बिल्कुल ये सब नहीं होगा, नेगेटिव चीज़ें होगा ही नहीं यहाँ पर। अपने चरित्र व विद्वता से, ठीक है, चरित्र व विद्वता से उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। पहले तो यही करना है। अगर वो बदमाशी कर रहे हैं, क्लासरूम में आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो अपने स्तर से उसको, अपने स्तर से मतलब प्यार से उनको पहले समझाओ, या फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो जो रीज़न है उस रीज़न को जानो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर उस पर काम करो, उसको सुधारने की कोशिश करो। फिर जब नहीं मानेंगे लास्ट टाइम तक, तब आपको थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाना होगा, प्रिंसिपल को थोड़ा बताना होगा। लेकिन हमें यहाँ पर पॉजिटिव वाला देखना है, तो ऑप्शन डी हमारे लिए राइट आंसर होगा। ओके, वो बाद की बात में बता रही थी आपको। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अध्यापकों के लिए शैक्षिक दर्शन का ज्ञान आवश्यक है। शैक्षिक दर्शन का ज्ञान क्यों आवश्यक है एक टीचर के लिए? उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए आवश्यक है। दर्शन सभी विषयों का आधार है, उनका अपना दर्शन नहीं होता है, इसे जानकर वे कार्यों में सुधार ला सकते हैं। तो शैक्षिक दर्शन यानी कि क्या है? फिलोसफी, टीचिंग एजुकेशनल फिलोसफी का नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर टीचर। तो देखो, अगर उनको इनकी जानकारी होगी, नॉलेज होगी, तो वो क्या करेंगे, इसे जानकर अपने कार्य में वो सुधार लाएंगे, और इंटरेस्टिंग वे में बच्चों के मानसिक स्थिति को देखते हुए क्या करेंगे, उस चीज़ को पढ़ाएंगे, अगर कोई टॉपिक पढ़ाना हो तो उस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी कक्षा में समझने में असमर्थ हो तो क्या करना चाहिए? वो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, कोई एक स्टूडेंट है, तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? तो आपको एज ए टीचर सोच करके यहाँ पर आंसर करना होगा। विषय वस्तु को आसान बनाना चाहिए, प्रकरण को बार बार परिभाषित करना चाहिए। प्रकरण मतलब यहाँ पर टॉपिक बोल रहा है, टॉपिक को आप बार बार वहाँ पर डिफाइन करेंगे, या फिर जो टॉपिक है उसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो अप्रोप्रिएट आंसर को हमें चूज करना है, ये तीनों में से कौन सा ज़्यादा सूटेबल हमें लग रहा है। तो जो टॉपिक है ना, उसको उदाहरण के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। और उदाहरण भी, एग्जाम्पल भी वैसे दो कि रियल लाइफ से वो क्या हो, कनेक्टेड हो, वैसा एग्जाम्पल दे करके बच्चे वो जो टॉपिक है उस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, बच्चों को समझाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे, हमारा कोई टॉपिक है तो उसको अच्छे से समझाएंगे, एग्जाम्पल्स दे करके। आस पड़ोस वाला है जो एग्जाम्पल जो बच्चा इमेजिन कर सके, वैसे एग्जाम्पल को लेकर के बताएंगे, तो बच्चे को समझ में आ ही जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है उसको समझाएंगे अच्छे से, डांटना पीटना नहीं है वहाँ पर। नेक्स्ट है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? टीचिंग का यहाँ पर ऑथोरिटेरियन लेवल क्या है यहाँ पर? तो ये शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, और यहाँ पर टीचर सेंटर्ड होगा। और देखो, बोलेगा कि जो विषय है वो किसके अनुसार कैसा होना चाहिए, या फिर सिलेबस हो या फिर करिकुलम हो, किसके कैसा होना चाहिए, तो वो छात्र केंद्रित तब वहाँ पर आंसर होगा। और अगर कोई टीचर है वो भी पढ़ा रहा है, तो वो अपने स्तर को देखते हुए नहीं, बल्कि स्टूडेंट विद्यार्थी के स्तर को देखते हुए क्या करेगा, समझाएगा, पढ़ाएगा, या फिर इंस्ट्रक्ट बच्चों को करेगा। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। टीचिंग लर्निंग का जो लेवल है वो इनमें से कौन सा नहीं है? जब मैं आपको बता रही थी थ्योरी क्लास, इसीलिए बोलती हूँ कि थ्योरी क्लास देखना ज़रूरी है, थ्योरी क्लास में ये आया हुआ था।
तो इसको हम कैसे समझेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर, इसको 3 भाग में बांट देते हैं। और टीचिंग लर्निंग का जो लेवल है ना, ये 3 है। सबसे पहले यहाँ पर मेमोरी लेवल आता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगा, उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा। तो इनमें से देख लो कि कौन सा आंसर नहीं है यहाँ पर। स्मृति लेवल मतलब मेमोरी लेवल हो जाएगा, जो छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जैसे कि 2 1 2 2 2 4 ऐसे हम रटवाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रटने पर फोकस किया जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल वाले बच्चों के लिए होता है। थोड़ा सा उससे ऊंचा जाएंगे तो समझ उनमें डेवलप हो जाती है, तो थोड़ा समझने पर फोकस करते हैं। और उसके बाद ये रिफ्लेक्टिव लेवल जो है, ये हायर एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बोला है कि टीचिंग लर्निंग का लेवल इनमें से कौन सा नहीं है, तो त्रिभेदीकरण स्तर, ऐसा यहाँ पर हमने नहीं पढ़ा था, और ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित मतलब क्या है, मोटिवेट कैसे कर सकता है? पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर और कक्षा में भाषण देकर के। अब मोटिवेशन जो है ना, ये 2 टाइप का है, एक एक्सट्रिंसिक है और दूसरा इंट्रिंसिक है। 2 टाइप है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा। पुरस्कार देकर एक शिक्षक जो है स्टूडेंट्स को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। और किस टाइप का ये मोटिवेशन है, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। कोई टीचर दे रहा, प्रलोभन दे रहा है ताकि बच्चा जो है अच्छा करे नेक्स्ट टाइम, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो डेवलपमेंट है ना, ये स्टार्ट कब से होती है? डेवलपमेंट गर्भावस्था से, बाल्यावस्था, शेषावस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि मैं पहले ही आपको बताई थी, ये कैसा चलता है, डेवलपमेंट जो है ये वोम टू टॉम चलने वाली प्रक्रिया है। जब माँ के गर्भ में ये रहता है, तब से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और मरने तक, जब तक उसका जीवन रहता है, उसमें कुछ ना कुछ डेवलप होते ही रहता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन फर्स्ट, गर्भावस्था हो जाएगा। यहाँ से विकास की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब ग्रोथ को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और जो विकास है ना, ये डेवलपमेंट है ना, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, इट कैन नॉट बी मेजरेबल, और इसको हम छू भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है ना। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ होता है। और जो ग्रोथ है, इसे हम देख सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये क्वालिटेटिव ना हो करके ओनली क्वांटिटेटिव होता है, इसलिए इसको हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट को क्या करते हैं हम लोग, ओनली ये क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। और एक चीज़ यहाँ पर, जो डेवलपमेंट है, इसी के अंदर में इसी का एक छोटा सा पार्ट क्या है, ग्रोथ भी है। तो इसको आप याद रखेंगे, डेवलपमेंट बड़ा सा है, उसी का एक छोटा सा पार्ट ग्रोथ है। निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो क्या बोल रहा है, अपना जो क्लास है, उसके एक्टिव मेंबर बनते हैं। इनमें से कौन सा स्टेज होगा? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ये किशोरावस्था, यानी कि एडोलसेंस पीरियड में ही होता है। और ये तनाव तूफान का भी काल इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लड़कियों और लड़कों में भी शारीरिक चेंजेस होते हैं, तो इसलिए इनको ये जो स्टेज है, इसको तनाव और तूफान का स्टेज भी कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो उसकी क्या होनी चाहिए? एक स्टूडेंट है तो आज्ञाकारिता होनी चाहिए, ऑप्शन डी। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यानी कि ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, कहीं भी आप लिख रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होनी चाहिए? अच्छी लिखावट होनी चाहिए, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, या फिर छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। देखिए, बड़ा लिखेंगे और उसमें क्लैरिटी ही नहीं रहेगी, तो लिखने का क्या मतलब होगा आपका? तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं। लेखन जो भी आप वहाँ पर लिख रहे हैं, उसमें क्लैरिटी, स्पष्टता होनी बेहद ज़रूरी है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे ना, तो आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत मज़ा भी आने वाला है आपको, अगर ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो।
तो ये हो गया, अंडरस्टैंड करना है आपको, समझना है। अभी फर्स्ट टाइम किसी भी चीज़ को आप पढ़ो तो थोड़ा सा वो अननोन होता है, लेकिन सेकंड टाइम थर्ड टाइम वो रिपीट होता है तो हम उस चीज़ से क्या होते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं और वो जाना पहचाना जैसे हमसे मतलब हमें लगने लगता है। तो इसीलिए घबराना नहीं है फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है ना, सबके लिए ही नया होता है। जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी तब भी मुझे ऐसा ही लग रहा था, लेकिन उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, बार बार रिवीजन होगा तो। और सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में आने वाला है आपका, इसलिए डरना नहीं है। किसी भी बालक के मानसिक रूप से स्वस्थ होने का कारण क्या है? क्या है मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण यहाँ पर बोला है। अगर आप मेंटल हेल्थ ही आपका सही नहीं रहेगा तो इसका कारण क्या है वो हमें बताना होगा। परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक रूप से अगर अस्वस्थ है ना, इसका कारण ये सभी हो सकता है। परिवार में रोज अपना परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो भी आप क्या स्ट्रेस में रहेंगे, चिंतित रहेंगे, आपका सही से मन नहीं लगेगा कोई भी चीज़ में, आप उसी पर फोकस करेंगे। कक्षा का वातावरण, वहाँ भी कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है तो भी आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा। आस पड़ोस का वातावरण, आपको स्लम एरिया में जा कर के रह के देखना कैसे लगेगा, पता लग जाएगा। तो ये तीनों ही जो हैं इस पर मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से सभी यहाँ पर आंसर होगा। इसे आप याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अस्वस्थ होने का कारण इनमें से कौन सा है? तो ये तीनों हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? किसी भी चीज़ को हम सीखते हैं तो उसका पहला जो सोपान है वो क्या है? तो ये अनुभव हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा है तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके शिक्षा के लिए आपको किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए? पहनावे पर बिल्कुल नहीं, अनुशासन पर नहीं, पाठ्यक्रम पर भी नहीं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर आपको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ताकि क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं, मान लो 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 बच्चों का सही से वहाँ पर शिक्षण हो सके, है ना, आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो सक्सेसफुल हो सके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इंडिविजुअल पर्सन है उनकी नीड्स और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, और बच्चों को क्या ज़रूरत है क्या नहीं इस पर भी समस्या का समाधान आपको करते रहना है। नेक्स्ट है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? समायोजन शिक्षा, या फिर यहाँ पर कहेगा कि समायोजन की जगह और एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है हिंदी में, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, मेन वर्क वो क्या है? विद्यालय ना आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, क्या ये है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, या फिर विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना? तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ना, समायोजन की जगह और एक वर्ड यूज होना चाहिए जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन इंग्लिश में याद है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है। इसमें क्या होता है, विशेष बच्चे में ना देखो मंद बुद्धि टाइप वाले बच्चे भी आएंगे और इंटेलिजेंट बच्चे भी यहाँ पर आएंगे, और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना है। किसी भी तरह का यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं करना है, ठीक है, सबको साथ लेकर के आपको चलना है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन फंक्शन यही है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? एक क्रिएटिविटी वाला चाइल्ड है तो उनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं होगा? उसमें ना असीमित रुचियां नहीं होगी। अगर आपकी रुचियों में लिमिटेशन आ गई तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर सृजनात्मक वाली कैटेगरी में नहीं रहेंगे। सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी जो है ये इसमें खोजपूर्ण वाली अपनी जो भी टेंडेंसी है वो तो रहती ही है, अच्छी अंतर्दृष्टि और क्रियाशीलता ये तीनों होती है, लेकिन ये ऑप्शन डी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि, इन्फेंसी के लिए यहाँ पर उत्तम जो टीचिंग मेथड है वो क्या है? मोंटेसरी विधि है, खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही जो है इन्फेंसी वाले चाइल्ड के लिए, बच्चों के इन्फेंसी स्टेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है?
तो वजन बढ़ाने की शिक्षा के समायोजन की अच्छे परिणाम क्या है, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो यहाँ पर जो एडोलसेंस वाले बच्चे हैं, अगर ये स्टेज को आप अच्छे से पढ़े हैं तो तुरंत क्लिक हो जाएगा आंसर। समायोजन में इनको दिक्कत होती है क्योंकि इस टाइम के बच्चों में चेंजेस तो होते ही हैं, जिसके कारण वो परेशान रहते हैं और एडजस्ट नहीं कर पाते हैं खुद को। तो ऐसे में अपने से बड़े जो भी हैं उनको गाइड करना चाहिए, या फिर आप टीचर हैं तो इस पर भी आपको ध्यान देने चाहिए। और टाइम टू टाइम जो है ना, एडोलसेंस वाले बच्चों की क्या करनी चाहिए, वहाँ पर एक काउंसलिंग भी रखना चाहिए और बताना चाहिए कि ये सबके साथ होता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें उनको सांत्वना भी देना है। ओके, आप टीचर बनने वाले हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, और मैं भी बनने वाली हूँ इसलिए मुझे भी ध्यान है ये चीज़। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, इसका रीज़न क्या है। भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है सामाजिक वातावरण यानी कि सोशल एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम, उपरोक्त सभी। इंडिविजुअल डिफरेंस इन तीनों के कारण हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी। और इसमें दुनिया का जितना भी इंसान है यहाँ पर, और हमारे भारत में देख लो 130 करोड़ की आबादी में, सब व्यक्ति में कुछ न कुछ उसमें क्या होती है, विभिन्नताएं पाई ही जाती है। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति में को हम नहीं कह सकते हैं कि एज इट इज है, दोनों व्यक्ति सेम टू सेम है। भले वो दिखने में सेम हो सकते हैं लेकिन उनमें जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो सेम नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ उनमें अलग होता ही है। तो ये आप याद रखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस में। प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है, क्या समस्या होती है। प्रतिभाशाली बच्चा है तो प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसमें समायोजन की क्षमता होगी ही होगी, तभी वो प्रतिभाशाली है। समायोजन मतलब आप इसको क्या कहेंगे, एडजस्टमेंट। आपको कोई भी परिवेश में, कोई भी वातावरण में भेज दिया जाए, आप उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेंगे, अडाप्ट कर लेंगे, दैट इज समायोजन, एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर बोला है कि प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है, क्या होती है, परिवार में समायोजन। अगर वो प्रतिभाशाली है तो ये होना ही नहीं चाहिए, उसमें समायोजन वो कर लेगा। विद्यालय में समायोजन, समाज में समायोजन, उपरोक्त सभी। समस्या जो है ना, सभी नहीं होगा यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं आंसर होना है यहाँ पर। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका नेचर क्या है, विज्ञान है, कला है, उपयोग दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और शिक्षा मनोविज्ञान का जानकारी हर एक टीचर को होना चाहिए, उसका नॉलेज रहेगा तभी बच्चों में, चाइल्ड में क्या दिक्कतें आ रही है उसको पता लगा पाएगा, है ना। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप बीएड करेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ने को आपको मिलेगा, और आपके लिए नया भी रहेगा, लेकिन घबराना नहीं है, नोट्स भी आपको बीएड का यहीं पर मिल जाएगा इसी चैनल में। तो 40 क्वेश्चंस हो गए, स्कोर अपना कमेंट करके बताना। और अगर आपके दोस्त कोई हैं जो कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, उनको शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।